नागलोक में रहने वाली अनामिका वहाँ की नागिनों और देवलोक की अप्सराओं से भी कई ज्यादा सुंदर नागिन थी, या यूं कहें कि वो हुस्न की मलिका थी। सभी नाग उसके आगे पीछे घूमते थे और इसी खूबसूरती का उसको बहुत घमंड भी था। इसी के चलते एक दिन वो नागलोक के बगीचे में एक नागिन दीक्षा को अपने रूप का घमंड दिखाते हुए बोलती है। दीक्षा नागिन, क्यों अपनी इस गंदी सी शक्ल को लेकर बार बार मेरे सामने आ जाती हो? तुम नहीं जानती, तुम्हारे ऐसे बदसूरत चेहरे को देखकर मेरी खूबसूरती में दाग लग जाएगा। मुझे देखने भर से आपकी खूबसूरती पर दाग लगेगा? ऐसे कैसे? अब लाल गुलाब के पास अगर काला कीचड़ होगा तो उसकी खूबसूरती पर तो दाग ही लगेगा ना। आपको ज्यादा ही नहीं बोल रही नागिन अनामिका। माना आप नागिनों में सबसे सुंदर हैं, लेकिन है तो हम सबकी तरह एक मामूली नागिन ही, कोई नागरानी नहीं है आप। नागरानी भी बन जाऊंगी, देखना। एक दिन मेरी खूबसूरती के चलते नागराज अपने इकलौते बेटे नमेश की शादी मुझसे ही करवाएंगे। ये तुम्हारी गलतफहमी है नागिन अनामिका। नागराज के पुत्र नामेश नागिन शिवन्या से प्रेम करते हैं और उनका विवाह भी उन्हीं से होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी खूबसूरती किसी को भी मोहित कर सकती है और नामेश भी जब मेरी खूबसूरती को देखेगा ना तो मुझ पर मोहित हो जाएगा। इतना घमंड ठीक नहीं है नागिन अनामिका, क्योंकि जब घमंड टूटता है तो आत्मविश्वास भी टूट जाता है। दीक्षा नागिन अनामिका को सच्चाई की एक झलक दिखाकर चली जाती है, लेकिन अनामिका को अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड होता है कि वो दीक्षा से सुनी सच्चाई को नजरअंदाज करके खुद से बोलती है कि दीक्षा नागिन खुद को समझती क्या है? मैं अपनी खूबसूरती से किसी को भी अपना दीवाना बना सकती हूँ, फिर चाहे वो नामेश ही क्यों ना हो। एक तरफ नागिन अनामिका अपने घमंड में नामेश को मोहित करने के विचार को पाली बैठी थी, तो दूसरी तरफ नागलोक के खूबसूरत झरने के पास बैठे नामेश और शिवन्या अपने प्रेम में डूबे हुए एक दूसरे को निहार रहे होते हैं। तभी नामेश शिवन्या के चेहरे पर हाथ रखते हुए बोलता है। तुम सच में किसी अप्सरा से कम नहीं हो मेरी शिवन्या। लगता है भोलेनाथ की असीम कृपा है तुम पर, जब भी तुम दिन प्रतिदिन इतनी खूबसूरत होती जा रही हो। अच्छा जी, परंतु ये मक्खन मुझे क्यों लगाया जा रहा है? मैं इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ। मेरे से भी कहीं ज्यादा सुंदर नागिन है नागलोक में। होंगी, मेरे लिए तो तुम ही सबसे सुंदर और खूबसूरत हो, और प्यार सूरत से नहीं सीरत से होता है, समझी? अच्छा जी, अगर मेरे से सुंदर नागिन तुम्हारी जिंदगी में आ गई तो मैं उसको तुम्हारी ननद बना दूंगा। नामेश और शिवन्या के इन प्रेम लम्हों पर अनामिका की नजर थी। वो छुपकर ये सब देख रही होती है और उनकी बातें सुनने के बाद वो अपने आप पर गुरूर करते हुए बोलती है। अभी नामेश मेरे चंगुल में फंसा नहीं है, इसलिए ये प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा है। कोई नहीं, अब इस शिवन्या की चमकी हुई किस्मत मेरी खूबसूरती पर ग्रहण लगाएगी। शिवन्या से मिलने के बाद नामेश नाग दरबार में पहुंचता है, जहां नागराज उसको देखकर खुश होते हुए बोलते हैं। आओ पुत्र आओ, मुझे बहुत खुशी है तुमको इस समय यहाँ देखकर। अच्छा, पर इस समय ऐसा क्या खास है पिताजी जो आपको मुझे देखकर इतनी खुशी हो रही है? हमने तुम्हारे लिए एक योग्य नागिन को वधू के रूप में चुना है। क्या? पर पिताजी, आप इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बगैर कैसे ले सकते हैं? पुत्र, तुम्हारे भले बुरे का सोचना हमारा ही कर्तव्य है और उसके लिए हमें तुमसे अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जिसको हमने चुना है उससे मिलने के बाद तुम स्वयं खुद से अनुमति नहीं लोगे। कहीं पिताजी शिवन्या की बात तो नहीं कर रहे? कौन है वो पिताजी? रुको, अभी बुलाते हैं। आ जाइए बाहर नागिन अनामिका। नामेश पीछे मुड़कर देखता है तो अप्सराओं से सुंदर अनामिका एक बहुत खूबसूरत लिबास में उसके सामने आती है, जिसे देखकर पल भर के लिए नामेश की आंखें भी उस पर टिकी रह जाती है। लेकिन उसके मन में बसा शिवन्या का प्रेम उसकी आंखों से खूबसूरती की पट्टी हटाकर उसके प्यार का अनुभव करवाता है, जिसके बाद वो अपने पिता नागराज से बोलता है। पिताजी, मैं अनामिका से विवाह नहीं कर सकता, क्षमा करिएगा, आपके आदेश की अवहेलना कर रहा हूँ। परंतु क्यों नामेश, अनामिका में क्या कमी है?
नागलोक की सबसे खूबसूरत नागिन है, तुम्हारे योग्य है वो। खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती पिताजी। मुझे अनामिका पसंद नहीं है। मैं शिवन्या से प्रेम करता हूँ और उससे ही विवाह करके उसको अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। नामेश के मुंह से खुद को नापसंद करने की बात सुनकर अनामिका के तन बदन में आग लग जाती है। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और नागलोक में अपने निवास स्थान पर जाकर अपने कक्ष का सारा सामान तहस नहस करके शीशे के आगे आकर खुद से बोलती है, ये रूप, ये खूबसूरती, यही तो मेरा घमंड है। और उस नामेश ने मेरे घमंड को ललकारा है। मुझे नापसंद किया उसने, अब वो मेरी जिद बन गया है। मैं विवाह करूंगी तो बस नामेश से ही करूंगी, उसके अलावा किसी से नहीं करूंगी। उस शिवन्या को इस नागलोक में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी। भोलेनाथ से मैंने वरदान मांगा था कि मैं किसी भी व्यक्ति, नाग या देवता को मोहित करके सदैव अपने सौंदर्य के जाल में फंसा सकती हूँ। अब वक्त आ गया है कि मैं उस वरदान का इस्तेमाल करूँ। एक तरफ नागिन अनामिका नामेश की तलाश में निकलती है तो दूसरी तरफ नामेश शिवन्या से मिलने जा रहा होता है। तभी रास्ते में अपना मोहक रूप लेकर अनामिका उसके सामने आती है और वरदान की शक्तियों के कारण नामेश भी उसकी तरफ मोहित हो जाता है। जिसके बाद अनामिका उससे बोलती है, नामेश, कहाँ जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था। मेरे पास? पर क्यों? वो मैं ये कहने आ रहा था कि मुझे तुमसे ही विवाह करना है। जब से तुमको देखा है किसी और का ख्याल ही नहीं आ रहा। तुम्हारे चेहरे में न जाने कैसा जादू है जो मुझे तुम्हारी ओर खींचा ले जा रहा है। तुम कहना क्या चाहते हो कि तुम मेरे लिए शिवन्या को भी छोड़ दोगे? कौन शिवन्या? मैं किसी शिवन्या को नहीं जानता। मैं बस अनामिका को जानता हूँ जो बहुत खूबसूरत है और जो मेरी पत्नी और इस नागलोक की भावी रानी बनने वाली है। अनामिका नामेश को अपने साथ नागराज के पास लेकर चली जाती है, लेकिन वहाँ उनकी ये बातें शिवन्या सुन लेती है, जो अपने प्रेम को खूबसूरती के जाल में फंसता देखकर बोलती है, नहीं, मेरा नामेश अनामिका से विवाह नहीं कर सकता। उसके मुख से निकले शब्द उसके थे ही नहीं। वो मुझे कभी भूल ही नहीं सकता। मुझे लगता है कोई साजिश है। मुझे नामेश से बात करनी होगी। शिवन्या नाग दरबार जा ही रही होती है। तभी रास्ते में अनामिका का भेजा हुआ राक्षस शिवन्या के चेहरे पर अचानक से अग्नि प्रहार करता है, जिसके कारण शिवन्या का आधा चेहरा जल जाता है। लेकिन बावजूद इसके वो उस राक्षस से युद्ध करके उसको हरा देती है। जिसके बाद वो अपना जला हुआ मुख लेकर नाग दरबार पहुंचती है तो वहाँ नागराज अनामिका और नामेश का हाथ एक दूसरे के हाथ में देकर सबसे बोलते हैं, आज मैं बेहद खुश हूँ, इसलिए सबके सामने ये ऐलान करता हूँ कि आने वाले शिवरात्रि पर मेरे पुत्र नामेश संग अनामिका का विवाह होगा। सभी नागलोक के नाग नागिन इस विवाह में सादर आमंत्रित हैं। ये सब सुनकर शिवन्या की हिम्मत उसका साथ छोड़ देती है। अनामिका की सुंदरता के आगे वो अपना जला हुआ चेहरा लेकर इस नागलोक की रानी बनने की मांग को नहीं रख सकती थी। ऐसा सोचते हुए वो खुद से बोलती है, शायद भोलेनाथ ने यही निर्धारित किया है शिवन्या। नामेश आगे जाकर नागराज बनेंगे और उनकी पत्नी नागरानी। तो नागरानी मेरे जैसी तो हो नहीं सकती, जिसका रूप पहले ही खूबसूरत नहीं था और अब तो ये चेहरा भी जल गया है। शिवन्या अपने प्रेम को अपनी आंखों के आगे किसी और का होते नहीं देख सकती थी, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। नागलोक में नामेश की विवाह की तैयारियां हो रही होती है और विवाह वाला दिन आता है। अनामिका अपने कक्ष में तैयार होकर खुद को शीशे में निहारते हुए बोलती है, मेरी खूबसूरती ने आखिर नामेश को अपना बना ही लिया। अब मैं यूं ही थोड़ी ना घमंड करती हूँ अपने ऊपर। अनामिका को अपने रूप पर बहुत घमंड था और आज शायद वो अपने षड्यंत्र में कामयाब भी हो गई थी। लेकिन विवाह की विधियों में बैठने से पहले नामेश और अनामिका को शिव मंदिर में जाकर माथा टेककर पूजा करनी थी। भोलेनाथ हर जादू और षड्यंत्र से ऊपर है, इसीलिए जैसे ही वो दोनों पूजा के लिए मंदिर जाते हैं, जहां नामेश अपना सर भोलेनाथ के चरणों में स्पर्श करता है, तभी
अनामिका का मोह लेने वाला जादू उस पर से हट जाता है और वो खुद को दूल्हे की तरह सजा देखकर बोलता है। ये सब क्या है? मैं ऐसे वस्त्रों में क्या कर रहा हूँ पिताजी? आखिर क्या हो रहा है यहाँ? अनामिका, तुम यहाँ, और वो भी ऐसे? वो नमेश, आज हमारा विवाह है। विवाह? और वो भी हमारा? पिताजी, आपने ये सब किया। आपको बताया था कि मैं शिवन्या से प्रेम करता हूँ, फिर भी। परंतु तुमने खुद मुझसे अनामिका के साथ विवाह की बात करी थी। मैं ऐसा बोल ही नहीं सकता। इसका मतलब कोई साजिश हुई है, और करने वाले अगर आप नहीं हैं, मैं नहीं हूँ, तो अनामिका बताओ ये सब क्या है? वरना तुमको सदा के लिए नागलोक के कारागृह में बंदी बना लिया जाएगा। बंदी बनने के डर से अनामिका सबको सत्य बता देती है, जिसके बाद नामेश उसको एक थप्पड़ मारते हुए बोलता है। खूबसूरती का घमंड तब करती जब तुम किसी को मोहित करने के लिए जादू का सहारा नहीं लेती। तुमसे लाख गुना अच्छी है मेरी शिवन्या। लेकिन शिवन्या पहले जैसी नहीं रही राजकुमार नामेश। दीक्षा शिवन्या के साथ हुई सारी घटना नामेश को बताती है, जिसके बाद वो शिवन्या के पास जाता है और उसको उसी हाल में मंडप में लाकर बोलता है। मुझे शिवन्या से प्रेम है, उसके रूप से नहीं, इसीलिए वो जैसी भी है मैं उसको वैसे ही अपनाऊंगा। नामेश शिव मंदिर में ही भोलेनाथ को साक्षी मानकर शिवन्या से विवाह करता है, जिसके साथ ही प्रेम की जीत होती है और घमंड की हार। अनामिका उसके बाद सदैव के लिए नागलोक से चली जाती है और उसके बाद में क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। मधुकर के ऐसे अचानक से शादी के लिए पूछने पर वीर हैरान हो जाता है, लेकिन वो बानी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उससे शादी करने के लिए हाँ कर देता है। ये सुनकर मधुकर बोलता है, ठीक है बेटा, मैं जल्द ही बानी को भी शादी के लिए मना लूंगा। तब तक तुम ये बात अर्जुन को पता नहीं लगने देना कि तुम्हारी शादी बानी से होने वाली है। ठीक है अंकल। इतना कहकर वीर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर में बानी को होश आता है और वो अपने पिता से बोलती है, पापा, मैं यहाँ कैसे आई? मुझ पर तो अर्जुन ने वार किया था ना, फिर मैं यहाँ कैसे? तुमको वीर यहाँ लाया। एक इंसान होने पर भी उसने तुम्हारे लिए एक राक्षस से लड़ाई करी। बेटा, वो बड़ा ही भला लड़का है और तुमसे प्यार करता है, इसीलिए मेरी मानो तो उससे शादी कर लो। क्या शादी? पापा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं मानती हूँ कि उसने मेरी जान बचाई है, जिसके लिए मैं उसे शुक्रिया भी बोल दूंगी, लेकिन शादी क्यों? तुमने पहले मेरी बात नहीं मानी और अर्जुन के पास चली गई, जिसका नतीजा तुम्हारे सामने है। और वो तुमको हासिल कर नागमणि लेने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर वीर से तुम्हारी शादी हो जाएगी तो वो हर वक्त तुम्हारी रक्षा करेगा। पापा, मैं नागिन हूँ, नागिन। मुझे किसी की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक तुमको तुम्हारी सारी शक्तियाँ नहीं मिलती, तब तक तुमको सतर्क और सुरक्षित रहने की जरूरत है। मुझे मेरी शक्तियाँ कब मिलेंगी? तुम्हारा जन्म रात के 8 बजे हुआ था, इसीलिए तुम्हारे 21 बरस भी आज रात 8 बजे पूरे होंगे। तभी तुमको नागमणि को याद करना होगा। मणि का राज खुलते ही तुम्हें तुम्हारी संपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त होंगी। रात होने पर मधुकर बानी को शिव मंदिर लेकर आता है, जिसके साथ ही वो वीर को भी वहां आने को कहता है। दोनों बाप बेटी मंदिर पहुंचकर शिव का ध्यान करते हैं। 8 बजते ही मधुकर बानी को बोलता है, बेटी, अब वक्त आ गया है, जैसा मैंने बोला था वैसा ही करो। बानी दोनों हाथ जोड़कर शिव मंत्र का उच्चारण करती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंत्र उच्चारण के साथ ही बानी की आंखों के आगे पाताल लोक का एक दृश्य दिखाई देने लगता है, जिसमें वहां के एक शिव मंदिर की झलक नजर आती है। मंदिर के अंदर स्थापित शिवलिंग के ऊपर मणि और उसकी रक्षा करते हुए सांप उसके आसपास फन फैलाए बैठा था। जैसे ही बानी को ये दृश्य दिखता है, वो इंसान से नागिन रूप में आ जाती है। उसका ये रूप पहले से ज्यादा शक्तिशाली होता है। मणि का राज खुलते ही बानी भी अपनी आंखों को खोलकर बोलती है, अच्छा, तो माँ और पिताजी ने यहाँ मणि रखी है। उन्होंने तो इसे सुरक्षित जगह स्थापित कर दिया, लेकिन अब इसकी सुरक्षा को बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी है। बानी,
अब तुम पूरी तरह से सक्षम हो चुकी हो, मणि की रक्षा के लिए भी और अपने माता पिता के मौत का बदला लेने के लिए भी। अर्जुन जानता था कि आज रात बानी मंदिर आएगी, इसीलिए वो पहले ही मंदिर आ चुका था, जिसके कारण उसने बानी और मधुकर की सारी बातें सुन ली। जिसके बाद वो अपने 5 सर वाले रूप में आकर उनसे बोलता है। तो आखिर तुमको पता लग गया मणि का राज, अब मुझे उस तक पहुंचाने से कोई नहीं रोक सकता। सारासुर बने अर्जुन को वहां देखकर मधुकर और बानी थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन बानी अब अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ उसका सामना करने को तैयार थी, इसीलिए वो बिना डरे उसे बोलती है। तुम्हारी इस डरावनी हंसी से ना हम डरने वाले नहीं हैं। और रही बात मणि की, उसका ख्याल भी तुम अपने जहन से निकाल दो। मणि तुम्हें हासिल करके रहूंगा, फिर इसके लिए मुझे किसी को मारना ही क्यों ना पड़े। इतना बोलते ही अर्जुन अपनी शक्तियों से मधुकर को हवा में उछालता हुआ कहता है। और मणि का राज नहीं बताया तो आज तेरा ये मुंह वाला पाप भगवान को प्यारा हो जाएगा। नहीं, छोड़ दो मेरे पापा को। मैं तुम्हारे ये घिनौने इरादे कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। अर्जुन मधुकर को हवा में इधर उधर पटकने लगता है, जिसको देखकर बानी की आंखों में आंसू के साथ साथ गुस्सा भर जाता है और वो अपने पिता के लिए अर्जुन को मणि का राज बताने ही वाली होती है। तभी मधुकर बोलता है। बेटी, तुझे मेरी कसम, नागमणि का राज किसी को नहीं बताएगी। भोलेनाथ की अमानत मेरी वजह से किसी गलत हाथ में लग गई तो मैं वैसे ही जीने लायक नहीं बचूंगा। पर पापा, मैं पहले ही अपने माता पिता को खो चुकी हूँ, अब आपको नहीं खोना चाहती। मेरी कसम तोड़कर तू मुझे वैसे भी खो देगी। बानी और मधुकर की ये बात सुनकर अर्जुन को और गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो हवा में लटके हुए मधुकर को दीवार की ओर धकेलता हुआ कहता है। लो, फिर आज तुमसे ये तुम्हारा नकली बाप भी छिन गया। दीवार से टकराते ही मधुकर की मृत्यु हो जाती है। बानी के आंखों के आगे उसके पिता की मौत उसको बहुत बड़ा झटका देती है। खुद को संभालते हुए वो अर्जुन पर वार करती है। नागिन के वार से घायल अर्जुन मौके की नजाकत को समझते हुए वहां से गायब हो जाता है, जिसके बाद बानी इंसानी रूप में आकर अपने पिता के सर को गोद में रखकर बोलती है। पापा, मुझे माफ कर दो। मेरी आंखों के सामने अर्जुन ने आपको मार दिया और मैं कुछ नहीं कर पाई। बानी अपने पिता की लाश के पास बैठकर रो रही थी। तभी वहाँ वीर आता है, जो ये दृश्य देखकर उसे बोलता है। बानी, ये क्या हुआ? अंकल की ये हालत किसने की? तुम यहाँ कैसे? मुझे तो यहाँ अंकल ने बुलाया था। पापा चाहते थे मैं वीर से शादी करूं। उनकी ये इच्छा मैं उनके जीते जी तो पूरी नहीं कर पाई, लेकिन अब करूंगी। वीर, पापा चाहते थे कि मैं तुमसे शादी करूं। क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? इस वक्त हालत ठीक नहीं है बानी, इस बारे में बाद में बात करेंगे। ये काम अभी होगा, इसी वक्त। बानी वीर का हाथ पकड़ के उसे मंदिर के हवन कुंड के पास ले जाती है और शिव को साक्षी मानकर उससे शादी कर लेती है, जिसके बाद दोनों मिलकर मधुकर का अंतिम संस्कार करके घर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ विशाखा घर में किसी को ना पाकर परेशान होती है और बोलती है। ये आधी रात को पापा और दीदी कहाँ चले गए? कुछ ही देर में बानी वीर के साथ में घर आती है, जिसको देखकर विशाखा बोलती है। दीदी, आप इस वक्त बाहर से आ रही हो, वो भी वीर के साथ, और पापा कहाँ हैं? पापा चले गए विशाखा, हमेशा के लिए हमें छोड़कर। पागल हो गई हो क्या? ये आधी रात को कैसे बातें कर रही हो? साफ साफ बताओ, पापा कहाँ हैं? बानी मंदिर में हुई सारी बात विशाखा को बताते हुए बोलती है। उस अर्जुन ने मार दिया हमारे पापा को, हम फिर से अनाथ हो गए। ओ जो शट अप दी, अर्जुन ने नहीं, आपने मारा है पापा को। अरे वो मणि दे देती ना उसको, पापा को क्यों मरने दिया? पापा ने मुझे कसम दी थी, उनकी बात कैसे टाल देती। वाह, पापा को अपनी आंखों के सामने मरते देख लिया, सिर्फ उनकी बात का मान रखने के लिए। वाह दीदी वाह। जब उन्होंने कहा था अर्जुन से शादी मत करो, तब तो उनकी बात ना मानते हुए खुद को कमरे में बंद कर लिया था,
सडनली इतनी आज्ञाकारी क्यों हो गई आप? विशाखा, तुम समझती क्यों नहीं हो? मैंने जो कुछ भी किया मणि को बचाने के लिए किया। चुप रहो, एकदम चुप। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। पर विशाखा, बानी की बात तो सुनो। तुम तो बीच में ना ही बोलो तो अच्छा है। विशाखा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद वीर बानी से बोलता है। अभी वो थोड़ी गुस्से में है, सुबह जब उसका गुस्सा शांत होगा तब उसको समझाना। अच्छा वीर, तुम आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। अरे नहीं, वैसे तुमको यहाँ अकेले छोड़ के जाना तो मैं भी नहीं चाहता, पर पापा चिंता कर रहे होंगे, इसलिए अभी जाता हूँ। सुबह आऊँगा तुमको और विशाखा को अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए। चलोगी ना? हाँ हाँ, तुम मुझसे सुबह मिलो, जब तक विशाखा का गुस्सा भी कम हो जाएगा। एक तरफ वीर अपने घर के लिए निकल जाता है, दूसरी तरफ हवा में खड़ी डायन, जिसकी लंबी चोटी हवा में घूम रही होती है, एक लड़की को मार रही होती है। आखिर कौन है ये डायन और क्यों मार रही है इस लड़की को? अगली सुबह विशाखा के जागने पर बानी उसको सारी बात आराम से समझाती है, जिसके बाद विशाखा अपनी बड़ी बहन को गले लगाते हुए बोलती है। दीदी, पापा भी हमें छोड़कर चले गए, अब हम किसके सहारे जिएंगे? वो रोज की टोका टाकी, जबरदस्ती खाना खिलाना और हमें प्यार से उठाना, ये सब कौन करेगा? मुझे भी पापा की मौत का बहुत दुख है, लेकिन उन्होंने मणि के लिए अपनी जान गंवाई है, इसीलिए अब हमें किसी भी हाल में मणि की रक्षा करनी ही होगी और साथ ही पापा की मौत का बदला भी लेना है। पर दीदी, मैं तो अपनी रक्षा के भी लायक नहीं हूँ, तो नागमणि की रक्षा कैसे करूँगी? तेरे लिए मैं हूँ ना, मेरे होते हुए कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। इतने में ही वहाँ वीर आता है, जिसको देखकर विशाखा अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है। आ गए जीजू, मेरी दीदी को लेने आए हो ना? अरे वाह, गुस्सा शांत। चलो सही है, वैसे मैं सिर्फ बानी को नहीं तुमको भी लेने आया हूँ। साली आदि घर वाली होती है, इस नाते तुमको भी तो चलना होगा। देख लो, कहीं बाद में बोलो कि ये किस आफत को साथ ले आया। अरे साली आफत नहीं बल्कि तोहफा होती है। अच्छा, आप दोनों की बातें हो गई हो तो अब चले। वीर बानी और विशाखा को लेकर अपने घर आता है, जहां उसके पिता मदन आरती की थाली लिए तीनों का स्वागत करते हुए बोलते हैं। आज मेरी बहू के आने से इस घर में भी एक औरत की कमी पूरी हो जाएगी। कब से मैं और मेरा बेटा यहाँ तन्हाइयों में जी रहे थे, अब हमारे घर में भी रौनक रहा करेगी। हाँ जी पापा, आप चिंता मत करो, अब मैं इस घर की सारी जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभाऊंगी, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। पर अंकल, मुझे तो कोई काम नहीं आता। तुम मेरे साथ शतरंज खेले करना, क्यों? ठीक है ना? क्या पापा, आप भी ना? वीर के पिता का हंसमुख अंदाज पूरे घर में खुशी का माहौल बना देता है। इतने में ही वहाँ वीर की बहुत अच्छी दोस्त कंचन आती है, जो अपने दोस्त को शादी की मुबारकबाद देते हुए बोलती है। हे वीर, तूने शादी कर ली और मुझे बुलाया भी नहीं, इसलिए मैंने सोचा मैं खुद ही आ जाऊं। सही किया ना? अरे बिल्कुल सही किया यार, मेरी शादी ठीक हालत में नहीं हुई, वरना मेरी शादी और तुझे ना बुलाऊं, ऐसा हो सकता है क्या भला? जानती हूँ। चल अब मिलवा अपने हमसफर से, आखिर मुझे भी तो पता लगे किसने मेरे दोस्त का दिल चुरा लिया। दोनों की ये बातें वहाँ मौजूद सभी लोग सुन रहे थे, पर किसी के कुछ पल्ले नहीं पड़ता। इतने में ही वीर कंचन का इंट्रो सबसे करवाते हुए बोलता है। कंचन, ये है मेरी फैमिली, ये है मेरे पापा और ये है मेरी साली साहिबा विशाखा और ये मेरी पत्नी बानी, और आप सबको बता दूं कि ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड कंचन। अच्छा जीजू, बेस्ट मतलब दीदी से भी बेस्ट? अरे नहीं, वीर के लिए तुम्हारी दीदी से बेस्ट कोई और हो सकता है क्या भला? बानी और विशाखा की जिंदगी की नई शुरुआत हो चुकी थी, जिसके कारण कुछ समय के लिए बानी का ध्यान अपने नाग रूप से और मणि से हट गया था। दोनों वीर के घर आकर बहुत खुश थी। कंचन से भी दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तीनों काफी वक्त साथ गुजारने लगी। एक दिन बानी, विशाखा और कंचन शॉपिंग के लिए जाती हैं, जहां दोनों बहनों को शॉपिंग में बिजी करके कंचन चुपके से वहां से निकल जाती है और एक आदमी से मिलने पहुंचती है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि अर्जुन होता है। कंचन उससे मिलती है और उसे बोलती है। क्या है,
क्यों बुलाया ऐसे? अगर किसी ने देख लिया तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, बस तुम अपने असली रूप में उनके सामने कभी मत आना। और हाँ, जिसका रूप लेकर आई हो उसको छुपा दिया, कहीं एंड टाइम पर आके वो हमारा खेल ना बिगाड़ दे। मैं मोहना हूँ, मोहना। गलती मेरे से कोसों दूर रहती है और इस कंचन को मैंने इसकी असली जगह पहुँचा दिया। अच्छा, अब अपना ये रूप बदलो और इंसानी रूप में आओ। मोहना कंचन के रूप में आकर बोलती है। अब तुम जाओ, जल्दी ही मणि का राज पता करके मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इतना बोलकर कंचन बनी मोहना वापस बानी और विशाखा के साथ आकर शॉपिंग करने लगती है। कुछ ही देर में तीनों वापस घर आती हैं, जहां वीर बानी के आते ही उसको अपने कमरे में ले जाकर उससे बोलता है। बानी, तुमने मुझे उस दिन भी नहीं बताया था कि पापा की मौत कैसे हुई और अर्जुन तुमको क्यों मारना चाहता है। वो तो आज मुझे अर्जुन दिखा रास्ते में, तब मुझे ये सब दोबारा याद आया। कहीं अर्जुन ने आपके ऊपर हमला तो नहीं किया? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैंने उसको देखा, उसने मुझे नहीं। अब बताओ सच क्या है? वो वीर, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है और मुझे डर है कि कहीं तुम सच सुनकर मुझे छोड़ ना दो। बानी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और किसी भी वजह से मैं तुमको छोड़ के नहीं जाऊंगा। अब तुम बताओ। वीर के पूछने पर बानी उसको सारी सच्चाई बता देती है कि वो एक नागिन है और अर्जुन एक राक्षस। पूरी सच्चाई सुनने के बाद वीर बिना कुछ बोले ही कमरे से चला जाता है। उसको जाते देखकर बानी उदास होकर खुद से बोलती है। वीर ने अपने लिए एक साधारण सी लड़की चाही होगी और उसे मिला क्या? मैं, एक नागिन? कहीं मेरी वजह से उसकी जिंदगी खतरे में न पड़ जाए। इतने में ही कंचन और विशाखा उसके कमरे में आकर बोलते हैं। जीजू बड़ी जल्दी चले गए बाहर। जिस तरह से वो आपको अंदर लाए थे, हमें तो लगा आप दोनों को टाइम लगेगा बाहर आने में। अरे ये सब हमारे जानने की बातें नहीं है विशाखा, इन दोनों पति पत्नी को आपस में सुलझाने दो। थोड़ी देर में वीर वापस अपने कमरे में आता है और बोलता है। तुम दोनों मेरी बीवी को परेशान मत करो, जाओ, हमें कुछ वक्त साथ भी दे दिया करो। वाह जी वाह, जा रहे हैं, हमें भी कोई शौक नहीं है कबाब में हड्डी बनने का। दोनों के जाते ही वीर कमरे का गेट बंद कर देता है और बानी के करीब आकर बोलता है। बानी, चाहे तुम नागिन हो, छिपकली हो या मगरमच्छ हो, मैंने तुमसे ही प्यार किया है और हमेशा करता रहूंगा। आई एम सो लकी वीर कि तुम मुझे मिले। पापा बिल्कुल सही थे, तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। आई लव यू। आई लव यू अ लॉट माई डियर वाइफ। इसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और दूसरी तरफ कमरे के बाहर कान लगाए खड़ी कंचन ये सुनकर बोलती है। मुझे लगा था ये इस वीर को नागमणि का राज बताएगी, लेकिन ये तो यहाँ प्यार प्यार खेल रहे हैं। ऐसा तो मेरा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। जल्द ही इस नागिन को उकसाना पड़ेगा ताकि ये नागमणि का राज उगले। कंचन बनी मोहना वीर के कमरे के बाहर खड़ी खुद से बातें कर रही होती है। तभी उसको एक परछाई छत की ओर जाती दिखाई देती है। ये देखकर वो बोलती है। इस वक्त कौन है जो छत की ओर जा रहा है, देखना पड़ेगा। कंचन उस परछाई का पीछा करते हुए छत पर जाती है और छत का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ पर वीर के पिता मदन जले हुए इंसान के रूप में हवा में लटके गोल गोल घूम रहे थे। ये देखकर कंचन बनी मोहना भी अपने डायन रूप में वापस आती है और उनके पास जाकर बोलती है। कौन हो तुम? और वीर के बाप तो नहीं लग रहे, फिर कौन हो तुम? तुम कौन हो और यहाँ मेरी क्रिया में बाधा क्यों बन रही हो? मैं हूँ डायन, मोहना डायन, जो अपने दुश्मन की जान सिर्फ देखने भर से निकाल लेती है। तो यहाँ क्यों आई है? एक खास काम को अंजाम देने के लिए। वीर की पत्नी बानी, जो एक इच्छाधारी नागिन है और ये जानती है कि मणि कहाँ पर है। बस उस मणि को हासिल करने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ। अब तुम बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ मदन के रूप में किस मकसद से रह रहे हो? वो मणि मेरी है और आज उसी नागिन का पता करने के लिए मैं ये क्रिया कर रहा था। अच्छा हुआ तुमने बता दिया कि वो नागिन तो मेरी बहू है। अब तो नागमणि हासिल करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। सुन बे आधे जले राक्षस, मेरे होते हुए मणि तुझे कभी नहीं मिलेगी, समझा? तेरे जैसी छोटी मोटी डायन से मैं डरने वाला नहीं हूँ। मणि तो मेरे ही हाथ लगेगी। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कैसे तुम मणि हासिल करते हो।
मेरे हाथों जिंदा बचोगे तब पहुंचोगे ना उस तक। अच्छा, फिर आज पहले तुमको ही ठिकाने लगाता हूँ। मणि किसके हाथ लगेगी, इस बात का फैसला करने के लिए डायन मोहना और मदन आपस में लड़ाई करते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे पर भयंकर वार करने लगते हैं। दोनों की शक्तियां एक दूसरे पर भारी पड़ती है, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकलता। जिसके बाद मदन बोलता है, रुको, मेरे पास इस लड़ाई के अलावा भी एक रास्ता है जिससे हम दोनों का काम बन जाएगा। अच्छा, क्या है वो रास्ता? आखिर क्या है वो रास्ता जिसके बारे में मदन ने मोहना से कहा, और क्या समय रहते बानी को इस सच्चाई का पता चल पाएगा?